Hello students, let us start with unit 3 again and today's topic is Faraday's law of electrolysis. This topic is very important students and for incoming exams this topic is very useful. In this topic we will study about two laws, the Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. Let us understand what is this concept. देखिए पहले मैं आपको देता हूँ इसके अंदर जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, उसके कुछ हमारे इम्पोर्टेंस रह गए हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ लिया था और वो कहाँ पर काम आता हमें। देखो बच्चों, एक तो क्या है, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनेगी। ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर कौन सा था बच्चों, 9th, हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर था, उसमें हमने इसको बनाया भी था। ठीक है, एक लैब मेथड से और एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनाया था, आपको याद हो तो। सेकंड पॉइंट देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करके एक तरह से हम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा को हम बनाते हैं मेटल। मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे आप इसको, ये 6th चैप्टर होगा अपना। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, यानी क्लोरीन को भी प्रोड्यूस इससे किया जा सकता है, NaCl एक्वस का क्या करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम कर चुके हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी वाटर, D2O को भी बना सकते हैं हम इससे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप जानते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती थी, विद्युत लेपन। क्या होता था बच्चों ये, विद्युत लेपन, यानी किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना या फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाना, वो क्या होता था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अलग अलग टाइप की मेटल्स की आप पढ़ोगे, उसके अंदर 6th चैप्टर में पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री के 12th में ही, तो वो भी आप इसमें सीख जाओगे। इलेक्ट्रोलिसिस से ही होता है वो सब कुछ। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस को वैसे रीड किया था, देखा था क्वालिटेटिव रूप से कि किस तरह से इसमें कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब हम उसको क्वांटिटेटिव वे से करते हैं बच्चों, अगर न्यूमेरिकल भी करने पड़ जाएं तो इस टॉपिक पे हम इजीली कर सकते हैं। देखो, माइकल फैराडे ने 1833 में एक दो लॉ हमें दिए थे, जिनको फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। हम ध्यान से समझना बच्चों, न्यूमेरिकल भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया इसके अंदर। ये लॉ हमारा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे बहुत छोटा होता है ये, लेकिन इसमें लॉ, इस लॉ के अंदर न्यूमेरिकल मैंने इसमें क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है न्यूमेरिकल, जिससे ये एग्जाम्पल का काम करेगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। स्टेटमेंट देखो भाई, ये क्या कहता है। स्टेटमेंट देखते वक्त अपने माइंड में ये पिक्चर रखें आप, जो हमने पढ़ी थी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वहाँ पे, या फिर कोई भी पिक्चर रखो आप, ये छोड़ो, ये पिक्चर रखो। इसमें एक रोड मेरे पास ये है, दूसरी रोड ये है, मान लो ये दोनों सेम मटेरियल की रोड है भाई। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में, NaCl इसमें मान लो हमने ऐड कर दिया NaCl। ठीक है, अब ये रोड मेरी क्या थी, पॉजिटिवली एनोड की, ये क्या थी, कैथोड की नेगेटिव। तो Na इसकी तरफ जाएगा Cl माइनस, ये Cl माइनस इसकी तरफ जाएगा Na प्लस। तो इसी को माइंड में रखते हुए आप इसको पढ़ें, डेफिनेशन को समझ में आ जाएगी। क्या है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हैंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। समझो क्या कहना चाहता है इसमें। इसने ये बोला है कि इस रोड के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इस रोड का जितना मास डिपॉजिट होता है इस रोड के ऊपर, ठीक है, यानी इस रोड का जो मास है वो डिजोल्व होता है, कम होता है और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। एक तो वो, दूसरा क्या कहता है, इस रोड का मास अगर डिपॉजिट होता है तो इस रोड का मास क्या है, प्रोड्यूस होता है। यानी इस रोड के ऊपर जितना मास इसका खर्च होगा ना, जितना मास फर्स्ट रोड का खर्च होगा, उसको हमने बोल दिया मास डिपॉजिट। और जिसके ऊपर डिपॉजिट होगा, मान लो ये कैथोड था, ये एनोड था, एनोड का मास डिपॉजिट हो रहा था किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, यहाँ पे आके जमा हो गया था ना वो। तो ये दोनों क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के। भाई आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा दोगे ना, उतनी ही ये जल्दी रिएक्शन होंगी। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जितनी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऊपर इलेक्ट्रिक, हमने बैटरी लगाई थी इसके अंदर बच्चों, है ना, ये बैटरी लगाई थी हमने इसके ऊपर। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होता था तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक बैटरी हमने लगा दी थी इस टाइप में। ये मान लो ये वाला सेल है, इसके अंदर क्या है कि ये सर्किट हमने बनाया था और इसके ऊपर एक बैटरी लगा दी थी भाई। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, जितना करंट आप पास करवाओगे ना,
उतना ही इस मेटल से रिएक्शन होकर इसके ऊपर जल्दी डिपॉजिट होगा। इसका मटेरियल उतना ही खर्च जल्दी होगा, इसका मटेरियल उतना ही बनेगा जल्दी। डिपॉजिट मीन्स इसका खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, और फॉर्मेशन मीन्स इसके ऊपर बन गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये है इसकी स्टेटमेंट। वेट डिपॉजिट या वेट कंज्यूम्ड, यानी वेट डिपॉजिट हुआ है, यानी वेट हमारा क्या इसमें कंज्यूम हुआ है या फिर फॉर्म हुआ है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? चार्ज। क्यू का मतलब होता है आई गुना में टी, कितने समय में कितना करंट फ्लो किया, चार्ज होता है। तो ये सारा इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। मास डिपॉजिट, मास कंज्यूम्ड, मास फॉर्म्ड, किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट पे। जितना ज़्यादा आप करंट इसमें दोगे उतना ही इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट होगा, और ये प्रक्रियाएं उतनी ही ज़्यादा जल्दी चलेंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ भाई? तो ये था मेरा फर्स्ट लॉ फैराडे का, और इसके अकॉर्डिंग अगर डब्ल्यू ग्राम मेरा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है क्यू कूलम पास करवाने से इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा? डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू मेरा वेट डिपॉजिट या वेट फॉर्मेशन है, और वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज क्यू इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमने ली है इसकी। तो मैं क्या बोलूंगा अभी बच्चों? जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है मेरे पास, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। हेयर जेड इज द कांस्टेंट, और जेड का भी एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पर होगा बच्चों, और उसको डिफाइन भी हम करेंगे। जेड यहाँ पे मेरा क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोला बच्चों? जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इस जेड को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। उससे पहले आप देख लें क्यू किसके इक्वल होता है बच्चों? आई इंटू टी। क्यू मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, और करंट किसके बराबर होता है? यहाँ पे जो चार्ज मेरा किसके इक्वल होता है? कितने समय में कितना करंट फ्लो किया है किसी भी सर्किट के अंदर से, तो आई इंटू टी। तो आप इसको एक इक्वेशन बना ले, यहाँ पे लिख सकते हो ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की जगह पे मैंने जेड इंटू क्यू की जगह पे मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया? आई इंटू टी। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट लॉ का एक फार्मूला, जो आप अप्लाई करोगे। न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इसी फार्मूला से सोल्व करोगे बच्चों। ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा है, याद रखें। चलिए आगे पोर्शन पे चलते हैं हम। इसमें नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा बच्चों? अब ये जेड क्या होता है हमने बता तो दिया, जेड क्या होता है? जेड मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट है एक टाइप का। तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के लिए जेड को डिफाइन करूँ तो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ। यदि मैं करंट की वैल्यू 1 कूलम ले लेता हूँ, क्यों चार्ज कितना ले लिया मैंने? 1 कूलम, ठीक है, और करंट कितना ले लिया? 1 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना ले लिया? 1 सेकेंड। यानी मैं किसी भी इसी सेल के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज रखूँ, करंट में 1 एम्पियर रखूँ, और 1 सेकेंड के लिए मैं उसको पास करवाऊँ, तो मेरा जो वेट डिपॉजिट या वेट कंज्यूम था ना बच्चों, वही मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? जेड के इक्वल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। पढ़ा देता हूँ आपको, मैं रीड करवा देता हूँ डेफिनेशन। ये क्या है समझ में तो आपको आ गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस। जो भी मास है सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है, जो डिपॉजिट मीन उसके ऊपर जाके मिला है, वहन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर में पास थ्रो फॉर 1 सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू द कूलम, यानी 1 कूलम इज पास्ट। इसने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जिसके आधार पर इसकी डेफिनेशन जेड की आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस ऊपर वाले फार्मूले में क्या है, अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर रखूँ और टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखूँ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आ गया ना। तो जो वेट डिपॉजिट है वो ये मेरा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, समझने की चीज़ है। देखो यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको, बुक में भी मिल जाएगा इतना तो, बट आगे देखना, आगे समझने की चीज़ आएगी आपको। अब यहाँ हम इस क्या करेंगे, इस फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे पूरी तरह से। आप इसको एग्जाम्पल समझो या न्यूमेरिकल समझो, आपकी मर्जी है। मैं इसको एग्जाम्पल मान के चलता हूँ। चलो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, अगर मैंने NaCl को लिया, एक सेल है मेरे पास, उसमें मैंने जो NaCl लिया, इलेक्ट्रोलिसिस उसका होगा। यस, पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं कंप्लीटली। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? सोडियम बनेगा और क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब NaCl मेरा क्या है, डिपॉजिट होता है, तो कितना सोडियम बनता है बच्चों, कितना क्लोरीन बनता है। देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, दो तरह से करूँगा आपके सामने, कि पहले तो मैं NaCl से क्या है, कितना Na बना ये निकाल लूँगा, फिर मैं कितना Cl बना ये निकाल लूँगा, और फिर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, अगर ये दोनों, फिर मैं ये निकाल लूँगा कि ये कितना ब्रेक हुआ इसके अंदर। पहले इनकी फॉर्मेशन, दोनों की फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन इन दोनों को जोड़ देंगे, और अगर इसकी वैल्यू NaCl की डिपॉजिट के बराबर आती है,
वैल्यू दोनों को जोड़ के, इसका मतलब हमारा लॉ प्रूव्ड हो जाता है। ये चीज़ है वो इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ मोल्टन NaCl इज टेकन करंट ऑफ 10 एम्पियर, मैंने क्या कर दिया, मोल्टन NaCl लिया, एक्वस नहीं लिया, यानी पहले से ही ये इलेक्ट्रोलिसिस होके Na प्लस और Cl माइनस बना लेगा, और 10 एम्पियर का करंट मान लिया बच्चों, पास कर दिया इसके अंदर से 965 सेकेंड तक, यानी करंट कितना हो गया मेरे पास, आई की वैल्यू कितनी हो गई 10 एम्पियर, और सी की वैल्यू कितनी हो गई वही, सॉरी टी की वैल्यू कितनी हो गई टाइम की 965 सेकेंड्स। तो बताओ हाउ मच सोडियम इज फॉर्म्ड, कितना सोडियम बनेगा, बड़ा इजी है देखो भी। एज वी नो दैट यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये सेल होता था अपना, यहाँ पे मेरी रोड मान लो प्लेटिनम की, अगर किसी की नहीं मानी तो, और ये पॉजिटिव था एनोड, ये नेगेटिव था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेरा क्लोराइड इसके पास आएगा और सोडियम इसके पास जाएगा नेगेटिव के पास। तो बताओ सोडियम पर क्या होगा, सोडियम का रिडक्शन होगा, तो ये मैंने कर दिया। कैथोड पे रिएक्शन होगी तो रिडक्शन होगा, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Na, यानी एक मोल जब इलेक्ट्रॉन डिजोल्व हो रहा है इसके अंदर, देखो ध्यान से, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन इस सर्किट इस सेल के अंदर डिजोल्व हो रहा है तो 1 मोल सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है ना। ये देखो जब एक मोल इलेक्ट्रॉन इसमें डिजोल्व हो रहा है, यानी इसके अंदर गेन हो रहा है, तो कितना सोडियम बन रहा है 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल। तो यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 96,500 कूलाम का चार्ज। यानी जब हम 96,500 कूलाम का चार्ज इसको दे रहे हैं तो कितना सोडियम बन रहा है, एक मोल सोडियम का मतलब है जितना इसका मोलिकुलर मास है। 1 मोल सोडियम मीन्स हाउ मच द मोलिकुलर मास ऑफ द सोडियम, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम, इट इज 23 ग्राम। देन 1 कूलाम चार्ज पे कितना होगा 23 बाई, ये वैल्यू जितनी है इसके नीचे आ जाएगी, 23 बाई 96,500 ग्राम। क्लियर हुआ। व्हाट इज दिस, पहचानो बच्चों क्या है ये, व्हाट इज दिस, पहचानो इसको एक बार। एक कूलम चार्ज जब हमने पास करवाया था 1 सेकंड के लिए, तो बताओ ये बन गया ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बन गया बच्चों। ये जो वैल्यू है मेरी जेड के इक्वल आ गई, यू नो जेड मेरा क्या था, वही तो था 1 कूलम चार्ज अगर पास करवाएं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में ले रखी है, तो मेरी जेड की वैल्यू आ गई ना। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये लिख दी मैंने स्पेशली, जेड इज कितना है 23 बाई 96,500। अब देखो फार्मूला लगा दो बच्चों, फैराडे फर्स्ट लॉ का फार्मूला क्या था फार्मूला हमारा W इज इक्वल टू जिट ZIT, है ना, W इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे Z क्या है, इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट है, और ये किसका होगा, सोडियम है तो सोडियम का ही होगा। और वेट डिपॉजिट भी किसका होगा बच्चों, वेट जो फॉर्मेशन है यहाँ पे सोडियम का ही होगा। तो बताओ पुट कर दूँ मैं सारी वैल्यू, देखो W ऑफ Na का मतलब यहाँ पे क्या है, हाउ मच वेट डिपॉजिट टू द, हाउ मच वेट फॉर्म्ड, कितना सोडियम बना जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कितना सोडियम बना, वो है ये। तो मेरे पास इसकी वैल्यू है ये रही, रख दी मैंने 23 बाई 96,500 इंटू 10, आई की वैल्यू करंट की वैल्यू 10 मानी थी मैंने ऊपर, इंटू टी की वैल्यू कितनी मानी थी बच्चों 965 965 सेकेंड माना था भाई। तो काटोगे तो इसको कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 23 बाई 10 2.3 ग्राम। देखो बच्चों जब मैंने NaCl को क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज किया ना, तो सोडियम मेरे पास आ गया, कितना आया सोडियम बना 2.3 ग्राम बन गया भाई। एक चीज़ तो चलो सोल्व हमने कर दी, सोडियम कितना बना है, सोडियम फॉर्मिंग हुआ है हमारे पास 2.3 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो अब हम क्या करते हैं, सेम थिंग रखते हैं, 10 एम्पियर का करंट है, 965 सेकंड के लिए है, और सोडियम प्रोड्यूस हुआ इतना, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। नाउ हाउ मच क्लोरीन इज फॉर्म्ड, अब क्लोरीन देखेंगे हम कितना बनेगा, या क्लोराइड भी कह सकते हो आप। जब सेम करंट 10 एम्पियर का पास करवा गया सेम टाइम के लिए, तो बताओ कितना इसके अंदर क्लोराइड बनेगा। चलिए हम देखते हैं। अगेन कंसेप्ट क्या कहता है, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। व्हाट वाज द सेल, इस तरह का सेल मेरा था, यहाँ पे क्या था पॉजिटिवली रोड एनोड थी, यहाँ पे क्या था बच्चों ये नेगेटिवली रोड कैथोड थी। तो क्लोराइड किसकी तरफ गया था, इसकी तरफ, और इसकी तरफ जाएगा तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और क्लोरीन अकेला रह नहीं सकता फ्रीली, तो इसके लिए 2Cl लिखना पड़ेगा, क्योंकि Cl का बॉन्ड अकेला नहीं रह सकता, अनस्टेबल है। तो बताओ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2Cl हम लेके चलेंगे, 2Cl में से Cl2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी ऑक्सीडेशन हो गया भाई। एनोड पे क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आगे क्या करेंगे अब हम, अब देखो यहाँ पे, वहाँ पे तो 1 मोल था इलेक्ट्रॉन, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब डिजोल्व करेगा इसके अंदर, अब कितना है 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, मान लो लॉस हुआ यानी फॉर्म हुआ, तो कितना चार्ज लगा भाई इसके अंदर, यानी कितने मोल हमारा क्लोराइड प्रोड्यूस होगा बताओ,
यानी 2 मोल ऑफ, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो कितना क्लोराइड डिजोल्व होगा इसके ऊपर, 2 मोल ऑफ क्लोरीन डिजोल्व होगा। यानी मैं इसको क्या लिख लूँ, 2। अब की बारी क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, 96,500, लेकिन ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गई ना, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो 2 इंटू 96,500 गुलाम जब डिपॉजिट होगा तो कितना हमारा कितना ग्राम क्लोराइड बनेगा बच्चों, 2 मोल ही बनता अब की बारी। तो 1 मोल क्लोरीन पे कितना एटॉमिक मास होता है, 35.5 ग्राम। तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो 1 कुलाम चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कुलाम, यानी जेड की वैल्यू आ गई अपनी ये। जेड फोर किसके लिए, जेड फोर क्लोरीन, 71/2 इंटू 96,500 ग्राम। ठीक है, समझ रहे हो ना सारी चीज़ों को डीपली। तो बताओ जेड ऑफ Cl2 कितना आ गया, इतना। अगेन पुट करेंगे हम, W ऑफ Cl2 निकाल देंगे बाई यूजिंग फेराडेज लॉ। जेड ऑफ Cl2 इंटू आई इंटू टी। जेड ऑफ Cl2 की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू ये है। काटोगे इसको तो 71/20 आएगा, 3.55 ग्राम। देखो बच्चों, पहले वाली वैल्यू कितनी आई थी, 2.3 ग्राम जितनी भी आई थी, और अब की वैल्यू कितनी आई, 3.55 ग्राम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो एक सफिशिएंट नंबर आएगा अपने पास। तो देखो हमने क्या किया है अभी तक, एक पोर्शन इसका सोल्व हो गया, न्यूमेरिकल का पूरा पोर्शन सोल्व हमने कर लिया है। NaCl मेरे पास था, NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज करता था तो कितना तो सोडियम बना निकाल लिया हमने, कितना क्लोरीन बना इसके अंदर ये भी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि ये दोनों बन गए, इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू हम करेंगे, जितना ये डिपॉजिट होगा, खर्च होगा, वो वैल्यू हमने इसमें निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे, किस प्रकार से आएगी देखना इसके अंदर। देखो आगे चलो, हाउ मच सोडियम क्लोराइड इज कंज्यूम्ड इन द सेम प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में कितना सोडियम क्लोराइड कंज्यूम होगा अभी देखो, इसको देखते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो 2NaCl मेरे पास है और इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो 2Na + Cl2 बनेगा, सिंपल सी बात है। यानी 1 मोल, अब ये 2 तो मैंने वैसे बैलेंस करने के लिए लगाया है, तो NaCl से क्या बनता है, Na + Cl माइनस 1 मोल NaCl जब कंज्यूम होगा तो कितना करंट पास करवाया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 ही तो है, Na+ और Cl- में एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा भी। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे। अब NaCl का 1 मोल NaCl का मतलब क्या है, 1 मोल NaCl का एटॉमिक ये का मोलिकुलर मास कितना है, 58.5 ग्राम। जब 58.5 ग्राम NaCl मेरा कंज्यूम होता है तो कितना कूलम चार्ज था, 96,500। तो मैं लिखूंगा 96,500 कूलम चार्ज अगर देता हूं तो कितना NaCl कंज्यूम होता है, 58.5 ग्राम। तो एक कूलम के लिए कितना हो जाएगा, 58.5 बाई 96,500। जेड की वैल्यू आ गई ना अगेन, ये देखिए जेड फॉर NaCl आ गया। तो आप W फॉर NaCl निकाल दोगे, कंज्यूम कितना होगा, क्या आएगा, जेड इंटू NaCl इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो सारी की सारी। जेड की वैल्यू कितनी है NaCl के लिए, इतनी, आई की वैल्यू इतनी, और काटोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्या हम सही हैं अब तक, क्या हमारा फेराडे का लॉ सही साबित हुआ है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितना NaCl हमारा कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है, अगर वो दोनों के बराबर है इस फॉर्मेशन ऑफ Na + Cl के, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है वो कंसेप्ट पूरा है। यस, हमने प्रूव कर दिया। देखो NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज हुआ था तो Na और Cl कितना बना था यहाँ पे, तो W ऑफ NaCl कंज्यूम इज इक्वल टू 5.85, W ऑफ Na फॉर्मेशन और W ऑफ Cl फॉर्मेशन, दोनों को ऐड किया तो सेम आंसर आया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, फेराडे का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। जिसको समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लेना। अब हम डिस्कस करेंगे फेराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फेराडे का बड़ा इजी है भाई, इसमें इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो हमने मान लिया ये मेरे पास एक बीकर है, एक इलेक्ट्रोलिटिक अपैरेटस है, इसके अंदर क्या है, एक हमारा एनोड रखा हुआ है, ये रहा, एक कैथोड रखा हुआ है। फिर हमने दूसरा बीकर मान लिया, इस पे भी एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया सर्किट को। यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे कॉपर के आयन है जिससे कॉपर बना हुआ है, यहाँ पे सोडियम के आयन है बच्चों जिससे सोडियम बना हुआ है। मान लो इसका W1 वेट डिपॉजिट, वेट क्या है, W1 वेट डिपॉजिट होता है, और इसके ऊपर कितना वेट मान लिया भाई, W2। ठीक है, जब W1 खर्च होता है तो W2 बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, करंट पास करवाना है वो सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं भाई, सेल हमारे। ठीक है, तो चलो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। फेराडे का दूसरा नियम क्या है, इट स्टेट दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास करवाओगे थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, एक में अलग इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, एक में अलग इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और सीरीज में जुड़े हुए हैं, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड,
तो जो वेट सब्सटेंस का प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। ये लिख दिया मैंने, देखो, वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रेशियो में भी, ये 2 भी हो सकते हैं, हो सकता है ये 3 भी हो जाए, W1 W2 W3 E1 E2 E3। ठीक है, सपोज करो, चलो इसको समझते हैं हम। ये था हमारा सेकंड लॉ, इतना ही था, बट इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, हेयर सपोज कॉपर इज फॉर्म्ड, मान लो इसमें कॉपर कितना बन रहा है 6.35 ग्राम, तो बताओ सोडियम कितना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी। तो सोडियम कितना बनेगा जब सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे दो सेल के अंदर और सेलों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो अप्लाई कर दो फार्मूला, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, वेट ऑफ सोडियम फॉर्मेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। और इक्विवेलेंट वेट का टॉपिक अगर किसी को समझ में नहीं आता, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो मेरी वीडियो आप देख सकते हो पीछे जाके और उस पर सर्च कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट बाय JS शर्मा केमिस्ट्री, तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो वीडियो इसी के ऊपर बनाई है बिल्कुल। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, मैं समझा भी देता हूँ आपको। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर क्या करेगा यहाँ पे, कॉपर का यानी कॉपर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो यहाँ पे क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी करते थे ना हम, एसिडिटी या बेसिसिटी, जितने आयन है वही होती है चीज़ इसमें, तो m/2। मोलिकुलर वेट कितना कॉपर का 63.5 ग्राम, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सोडियम के केस में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो m मोलिकुलर वेट बाई 1 23 आ गया इसमें। ठीक है, यहाँ पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे कितना था भाई, कॉपर का जो वेट था 6.35 और सोडियम का वेट हम लिख लेंगे W(Na), और यहाँ पे लिखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल लिया हमने, सोडियम निकाल लिया, तो इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने होगा। कितना आंसर आया, 4.6 ग्राम। कितना आंसर आया, 4.6 ग्राम। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें ट्राई करें। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, कितना चार्ज इनके लिए रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल ऑफ Al3 प्लस Al3 पॉजिटिव टू Al, एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। 1 मोल ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, एक ये करना है। ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इंटर दे देता हूँ इसमें। एक बार तो देखो, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम कब बनेगा, बताओ। एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम कब बनेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एल्यूमिनियम बनेगा ना। यहाँ पे क्या करोगे, अब आप इसका चार्ज निकाल दोगे, यानी चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, N × F। N कितना है 3, F कितना होता है 96,500, तो आंसर भी आ गया इसका। आप इसको सोल्व कर लें, इसको प्रैक्टिस करें और कमेंट करें इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो फैराडे के दोनों ला आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इन पे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।